Hello guys, welcome back to my YouTube channel Elite Nursing Classes Center of Excellence। तो फ्रेंड्स हम कर रहे हैं मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम एंड मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम में हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 748। A client with diabetic mellitus has had a right below knee amputation. Given the client history of diabetic mellitus, which complication is the client at most risk for after surgery? हमसे क्वेश्चन में कुछ पूछा गया है कि डायबिटिक मेलाइटिस का पेशेंट है एंड ही हैड जस्ट राइट बिलो नी एम्पुटेशन, राइट। गिवन द राइट हिस्ट्री ऑफ डायबिटिक मेलाइटिस, उसने डायबिटिस मेलाइटिस की हिस्ट्री दी। विच कॉम्प्लिकेशन इज द क्लाइंट एट मोस्ट रिस्क फॉर आफ्टर सर्जरी। सो कौन सी कॉम्प्लिकेशन है मोस्ट कॉम्प्लिकेशन एंड रिस्क है आफ्टर सर्जरी ड्यू टू डायबिटिक मेलाइटिस। सो यू जस्ट फोकस ऑन डायबिटिक मेलाइटिस का पेशेंट है एंड उसकी एम्पुटेशन हुई है, राइट। और पेशेंट को क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है आफ्टर सर्जरी, राइट। सो दो चीज़ें हमारी इसमें हैं, डायबिटिस मेलाइटिस प्लस एम्पुटेशन। सो इन दोनों की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। सो डायबिटिक मेलाइटिस में एज यू ऑल नो दैट देयर इज एन इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, राइट। इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन की ससेप्टिबिलिटी इसमें इंक्रीज हो जाती है। एंड सेकेंड वन इज वूंड हीलिंग विल बी स्लो, राइट। वूंड हीलिंग विल बी स्लो। सो वूंड हीलिंग स्लो हो जाती है एंड इन्फेक्शन की ससेप्टिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। सो हमारे ऑप्शन है, फर्स्ट वन इज द हेमरेज। सो हेमरेज इज एन इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ सर्जरी। सो ये इमीडिएट कोई कॉम्प्लिकेशन होगी, ये स्पेसिफिकली डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट में नहीं होगी, मीन सभी पेशेंट इसमें इंक्लूड होते हैं। सेकेंड वन इज द एडिमा ऑफ द रेसिड्यूल लिम्ब। सो एडिमा ऑफ रेसिड्यूल लिम्ब ये भी इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन है सर्जरी की, सो ये भी नहीं आएगा। स्लाइट रेडनेस ऑफ द इंसिजन, स्लाइट रेडनेस इज द नॉर्मल फाइंडिंग, so this option is also incorrect. And fourth one is the separation of the wound edges. So separation of wound edges is the correct option. So fourth one is the correct option. So our next question is question number 749. The nurse is caring for a client who had an above knee amputation 2 days ago. The residual limb was wrapped with an elastic compression bandage, which has come off. Which immediate action should the nurse take? सो एम्पुटेशन से ही क्वेश्चन पूछा गया है। सो इसमें पूछा गया है कि एज अ नर्स यू आर प्रोवाइडिंग केयर टू द क्लाइंट हु हैड अबव नी एम्पुटेशन। इसमें अबव नी एम्पुटेशन हुई है 2 days ago, right? The residual limb was wrapped with elastic compression bandage, right? Elastic compression bandage was used on residual limb. सो विच हैज़ कम ऑफ, राइट, वो निकल चुकी है। विच इमीडिएट एक्शन शुड द नर्स टेक? एज अ नर्स वट विल बी योर फर्स्ट एक्शन? सो आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कि पर्सन को अबव नी एम्पुटेशन हुई है 2 दिन पहले एंड उसके रेजिड्यूल लिम्ब को रैप किया गया है विद इलास्टिक कंप्रेशन बैंडेज से। सो वो क्या बैंडेज जो है वो बाहर आ चुकी है। सो एज अ नर्स आपका इमीडिएट एक्शन क्या होगा, राइट। सो आफ्टर नी एम्पुटेशन इलास्टिक कंप्रेशन बैंडेज हम यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? सो दैट वी कैन मिनिमाइज द एडिमा बाय कंप्रेशन, राइट। कंप्रेशन के थ्रू हम एडिमा को कम कर सकें, क्लियर।
सो अगर हम आइस अप्लाई करते हैं या हम एलिवेट करते हैं रेसिड्यूल लिम्ब को ऑन द पिलो, तो वो किसी लिमिट तक कंट्रोल करते हैं एडिमा को, बट वो मोर इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं जब तक कंप्रेशन अप्लाइड ना हो, राइट। सो इमीडिएट एक्शन क्या होगा जब हमें दिख रहा है कि पेशेंट की बैंडेज निकल गई है, देन हमारा इमीडिएट एक्शन क्या होगा कि हमने फिर से बैंडेज को अप्लाई करना है। क्लियर। सो हमारे ऑप्शन है अप्लाई आइस टू द साइट। सो अप्लाई आइस टू द साइट ये हमारा इमीडिएट एक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये मैंने आपको बता दिया कि अगर हम आइस अप्लाई कर रहे हैं उसका भी किसी लिमिट तक ही वो एडिमा को कंट्रोल कर पाती है। क्लियर। कॉल द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर। प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को हमने कब कॉल करना है, जब हमें लगता है कि जब हम कास्ट अप्लाई करते हैं। क्लियर। रीरैप द रेसिड्यूल लिम्ब विद एन इलास्टिक कंप्रेशन बैंडेज। यस, हमने इलास्टिक रीरैप करना है रेसिड्यूल लिम्ब को विद एन इलास्टिक कंप्रेशन बैंडेज से, सो दैट हम क्या कर सकें, एडिमा से प्रिवेंट कर सकें, राइट। और एडिमा से अगर हम प्रिवेंट कर रहे हैं तो पेशेंट जो है वो रिहेबिलिटेट होगा इजीली। नेक्स्ट इज अप्लाई अ ड्राई स्टेराइल ड्रेसिंग एंड एलिवेट द रेसिड्यू लिम्ब ऑन वन पिलो। सो मैंने इसका भी आपको बता दिया कि हम पिलो पे एलिवेट तो कर देंगे लिम्ब को, बट वो इफ़ेक्टिव नहीं होगी जब तक हम उसको कंप्रेस नहीं करेंगे, राइट। So fourth one is also incorrect option. So our correct option is option number 3. Rewrap the residual limb with an elastic compression bandage. So next question है question number 750. A client is complaining of low back pain that radiate down the left posterior thigh. The nurse should ask the client if the pain is worst or aggravated by which factor. सो क्वेश्चन में पूछा गया है कि पेशेंट कंप्लेन कर रहा है लो बैक पेन की जो रेडिएट हो रही है टू द लेफ्ट पोस्टीरियर थाइस। नर्स और क्या पूछ रही है क्लाइंट को कि क्या करने से, कि कौन सी एक्टिविटी करने से या क्या करने से आपकी ये पेन इंक्रीज़ हो रही है। सो फर्स्टली हमें ये चीज़ क्या शो कर रही है, ये कौन सी पेन हमें शो कर रही है, ये है इंटरवर्टिब्रल हर्निया, राइट। हर्निया है इंटरवर्टिब्रल हर्निया, राइट, इंटरवर्टिब्रल हर्निया। सो इंटरवर्टिब्रल हर्निया में क्या है, शियाटिका नर्व कंप्रेस होती है, कंप्रेस शियाटिका नर्व, राइट। जो ये कॉमन चीज़ होती है, ये कॉमन आजकल कॉम्प्लिकेशन पेशेंट में हमें दिखाई देती है। सो शियाटिका नर्व जब कंप्रेस होती है देन उसकी वजह से क्या होता है, शियाटिका पेन। क्लियर। शियाटिका पेन के लिए इसका इंटरवेंशन क्या है, सर्जरी। सो शियाटिका पेन कौन कौन सी एक्टिविटी से इंक्रीज होती हैं, कोई भी एक्टिविटी जो इंक्रीज करती हैं इंटरस्पाइनल प्रेशर, वो उससे क्या होगा, उससे ये पेन इंक्रीज़ होगी। जब इंटरस्पाइनल प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो ये पेन भी इंक्रीज़ होगी। तो जो भी एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से इंटरस्पाइनल प्रेशर इंक्रीज़ होता है उसकी वजह से शियाटिका पेन होगी। क्लियर। सो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से इंटरस्पाइनल प्रेशर इंक्रीज़ होता है, लाइक कफिंग हो गया, स्नीजिंग हो गया, लिफ्टिंग हो गया, बेंडिंग, राइट। सो इनकी वजह से क्या है, इंटरस्पाइनल प्रेशर विल बी इंक्रीज। सो हम ऑप्शन में देखते हैं कि बेड रेस्ट से तो इंटरस्पाइनल प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा, ब्रूफिन से भी नहीं होगा, बेंडिंग और लिफ्टिंग, एप्लीकेशन ऑफ द हीट, नो, इससे क्या होगा, इससे थोड़ा रिलीफ होगा। सो बेंडिंग और लिफ्टिंग इज द करेक्ट ऑप्शन। सो आपको पता चल गया शियाटिका में कैसा पेन होता है, लो बैक पेन होता है, दैट इज रेडिएट टू पोस्टीरियर थाई,
राइट। सो ये क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें शियाटिका नर्व कंप्रेस हो जाती है एंड जिसकी वजह से शियाटिका पेन होती है। सो इसकी एक इंटरवेंशन है, दैट इज़ सर्जरी। सो इसमें जितनी भी एक्टिविटी जो इंक्रीज करती हैं इंटरस्पाइनल प्रेशर को वो क्या कॉज करती हैं, शियाटिका पेन कॉज करती हैं। सो वो एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं, लाइक बेंडिंग, स्नीजिंग, कफिंग, राइट, एंड लिफ्टिंग। क्लियर? So next question is question number 751. The nurse is caring for a client who has had spinal fusion with insertion of hardware. The nurse would be most concerned with which assessment finding? So nurse केयर कर रही है क्लाइंट की जिसको स्पाइनल फ्यूजन हुआ है एंड विद इंसर्शन ऑफ हार्डवेयर. The nurse would be most concerned with which assessment finding. So कौन सी assessment finding से you will be most concerned? सो स्पाइनल सर्जरी की असेसमेंट, अब स्पाइनल सर्जरी की जो हम असेसमेंट करते हैं आफ्टर सर्जरी और अदर सर्जिकल प्रोसीजर की जो हम असेसमेंट करते हैं वो बोथ आर सेम, राइट। सो स्पेसिफिक टाइप की जो ये सर्जरी है इसमें नर्स ने असेस करना होता है मेन न्यूरोवेस्कुलर स्टेटस ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज़, राइट। न्यूरोवेस्कुलर स्टेटस हमने इसमें असेस करना है एंड साइन एंड सिम्टम देखने हैं हमने पर्सन के इन्फेक्शन के, इंस्पेक्ट करना है सर्जिकल साइट को फॉर CSF फ्लूइड लीकेज। सो CSF फ्लूइड लीकेज हम कैसे असेस करेंगे, लाइक जो ड्रेनेज होगी दैट विल बी क्लियर एंड टेस्ट विल बी पॉजिटिव फॉर द ग्लूकोज, राइट। ये मैंने आपको नर्वस सिस्टम में भी बताया था, राइट। सो इसमें मेन कंसर्न क्या है हमारा, CSF लीकेज, इन्फेक्शन। सो इन्फेक्शन को हम कैसे और असेस कर सकते हैं, जब अगर पेशेंट का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है दैट इंडिकेट पर्सन को इन्फेक्शन हो रहा है। क्लियर? सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है टेम्परेचर ऑफ 101.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 38.7 डिग्री सेल्सियस ओनली। सो माइल्ड टेम्परेचर एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम आफ्टर इंसर्शन ऑफ हार्डवेयर। क्लियर? बट अगर टेम्परेचर 101 है देन ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट कर रहा है साइन ऑफ इन्फेक्शन, राइट। सो इस चीज़ के लिए हमें मोस्ट कंसर्न रहना है। क्लियर? कंप्लेन ऑफ डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग रीपोजिशन, ये नॉर्मल है कि पेशेंट की स्पाइनल सर्जरी हुई है देन रीपोजिशन में पर्सन को डिस्कम्फर्ट होगा। नेक्स्ट इज ओल्ड ब्लडी ड्रेनेज आउटलाइन ऑन द सर्जिकल ड्रेसिंग। सो ये भी नॉर्मल फाइंडिंग है, सो ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, discomfort ड्यूरिंग कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। सो डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज ये भी नॉर्मल फाइंडिंग है। सो इसमें हमने मेन किस चीज़ का ध्यान रखना है, CSF लीकेज एंड इन्फेक्शन। तो ये दो चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। क्लियर? सो अगर ये दो चीज़ें हो रही हैं तो आपका मोस्ट कंसर्न होंगी ये फाइंडिंग्स। क्लियर? So next question is question number 752. The nurse is caring for a client with a diagnosis of gout. Which laboratory value would the nurse expect to note in the client? सो नर्स केयर कर रही है क्लाइंट की जो डायग्नोज हुआ है उसको गाउट एंड कौन सी लेबोरेटरी वैल्यू इंडिकेट कर रही है नर्स को एक्सपेक्ट टू नोट द क्लाइंट कि कौन सी हमने वैल्यू इसमें नोट करनी है, कौन सी लेबोरेटरी वैल्यू हम इसमें स्पेसिफिकली नोट करेंगे, राइट। सो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और मोस्ट कॉमन क्वेश्चन भी है गाउट का। क्लियर? सो गाउट में मेनली यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज होता है। सो नॉर्मल यूरिक एसिड लेवल इज 2.5 to 8 mg per dl,
So if the value of uric acid is more than 8 mg per dl, then it means patient को gout की या तो susceptibility है या तो patient को gout हो चुका है. Clear? So first one is the calcium level of 9. No. Uric acid, yes, more than 8 से वैल्यू है इसकी. क्लियर? पोटेशियम नॉर्मल है, नो. फॉस्फोरस नॉर्मल है, नो. सो हमारा मेन कंसर्न क्या होगा, कौन सी लेबोरेटरी वैल्यू पे हमारा मेन फोकस होगा व्हेन वी डायग्नोज गाउट, देन वी मेनली फोकस्ड ऑन यूरिक एसिड लेवल. Clear? So normal uric acid level is 2.5 to 8 mg per dl. If the level is more than 8 mg per dl, that indicate person is suffering from gout. Clear? So next question is question number 753. A client with a hip fracture asked the nurse about bugs traction that is being applied before surgery and what is involved. The nurse should provide which information to the client. So ट्रैक्शन का क्वेश्चन पूछा गया है इसमें. सो हिप फ्रैक्चर हुआ है, क्लाइंट को हिप फ्रैक्चर है एंड वो क्लाइंट नर्स को पूछ रहा है अबाउट द बग ट्रैक्शन. राइट? सो बग ट्रैक्शन जो पेशेंट को अप्लाइड कर रहे हैं बिफोर द सर्जरी, तो उसके बारे में पेशेंट नर्स से पूछ रहा है. The nurse should provide which information to the client. So as a nurse, which information you will provide to the client. So ट्रैक्शन हमारे पास टू टाइप्स में आती है. राइट? सो टू टाइप में हमारी ट्रैक्शन आती है. वन इज स्किन ट्रैक्शन, राइट, स्किन ट्रैक्शन, एंड सेकेंड वन इज द स्केलेटन ट्रैक्शन. सो स्किन ट्रैक्शन, स्केलेटल ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, इसमें हमें पिंस की ज़रूरत पड़ती है. राइट? पिंस. सो पिंस के लिए हमने इसमें पिन साइड केयर की हमें ज़रूरत पड़ती है. राइट? इसमें पिन साइड केयर का हमें बेसिकली हमें ध्यान देना होता है. राइट? कि पिन साइड इन्फेक्शन ना हो पेशेंट को. राइट? एंड स्किन ट्रैक्शन इज अ बग ट्रैक्शन. राइट? ये है बग ट्रैक्शन. राइट? सो बग ट्रैक्शन में इसको हम अप्लाई करते हैं आफ्टर हिप फ्रैक्चर बिफोर द फ्रैक्चर इज रिड्यूस इन सर्जरी. राइट? बिफोर फ्रैक्चर सर्जरी से हम इसको अप्लाई करते हैं सो दैट फ्रैक्चर जो मसल स्पाज्म है वो रिड्यूस हो सके एंड हेल्प करता है ये पेशेंट को टू इमोबलाइज द फ्रैक्चर. क्लियर? सो ये दो चीज़ें करता है. एक मसल स्पाज्म को ये रिड्यूस करता है, कंफर्ट प्रोवाइड करता है बाय रिड्यूसिंग द मसल स्पाज्म, एंड ये और क्या करता है, ये हेल्प करता है टू इमोबलाइज द फ्रैक्चर. तो ये दो चीज़ें ये करता है. क्लियर? सो हम ऑप्शंस में देखते हैं हम पेशेंट को अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन हम कौन सी इंस्ट्रक्शन पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे. Allow bony healing to being before surgery and involve pin and screw. So pin and screw हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे, पिन्स हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे एंड ये बोनी हीलिंग्स प्रोवाइड नहीं करता है. क्लियर? सो फर्स्ट वन इज़ इनकरेक्ट ऑप्शन, ये हम पेशेंट को नहीं बताएंगे. प्रोवाइड रिजिड इमोबलाइजेशन ऑफ द फ्रैक्चर साइड एंड इन्वॉल्व पुली एंड व्हील. नो, ये सब चीज़ें हम मतलब ये फ्रैक्चर साइड ये इन्वॉल्व नहीं करता है पुलिस एंड व्हील. एंड लेंथन द फ्रैक्चर, नो, ये लेंथन भी नहीं करता है फ्रैक्चर लेग को टू प्रिवेंट सिवियरिंग ऑफ ब्लड वेसल्स एंड इन्वॉल्विंग pins and screw. So fourth one is providing comfort by reduce muscle spasm, provide fracture immobilization and involve pulley and wheel. So pulley and wheel हम इसमें यूज़ करेंगे. क्लियर? एंड ये क्या करता है, रिड्यूस करता है मसल स्पाज्म को, प्रोवाइड करता है फ्रैक्चर इमोबलाइजेशन को. क्लियर? सो मैंने आपको बताया ट्रैक्शन हमारे पास टू टाइप के आते हैं. एक स्किन ट्रैक्शन होता है एंड वन इज स्केलेटन ट्रैक्शन. सो स्केलेटन ट्रैक्शन में वी विल यूज पिन्स.
राइट। सो पिन जब हम यूज़ करते हैं देन हमारा मेन फोकस क्या होगा, पिन साइड केयर का। एंड जब हम स्किन ट्रैक्शन करते हैं, स्किन ट्रैक्शन इज ऑल्सो नोन एज बक्कल ट्रैक्शन। सो बक्कल ट्रैक्शन मेनली जब हिप फ्रैक्चर होता है तो उसके बाद हम देते हैं बिफोर सर्जरी, सो दैट वी कैन रिड्यूस मसल स्पाज्म। सो मसल स्पाज्म अगर रिड्यूस होगा देन उससे क्या होगा, पेशेंट को कंफर्ट होगा, राइट। एंड ये इमोबलाइज करता है फ्रैक्चर को बाय यूजिंग ऑफ पुली एंड व्हील। ये लेंथन नहीं करता है फ्रैक्चर को, क्लियर। एंड ये रिजिड इमोबलाइजेशन भी नहीं प्रोवाइड करता है, राइट। सो जो हमारे ऑप्शन हैं इन सब में यूज़ किया गया है पुली एंड व्हील। सो पुलीज एंड व्हील ये देख के आप क्वेश्चन को करेक्ट नहीं करोगे। पुली एंड व्हील यूज़ करने के बाद पेशेंट को उससे क्या बेनिफिट होगा वो भी आपको पता होना चाहिए, राइट। मसल स्पाज्म को ये रिड्यूस करता है एंड इमोबाइल करता है टू द फ्रैक्चर साइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रैक्शन। सो हमारी ये यूनिट भी कंप्लीट हो गई है। सो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे मस्कुलोस्केलेटन मेडिकेशन। सो अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है सो काइंडली लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मस्कुलोस्केलेटन मेडिसिन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।